एओबा तुरंत अपने होश में वापस आया और शांति से आगे बढ़ा। सेंसेई, आज शैली में बदलाव क्यों? सुनाडे की अभिव्यक्ति थोड़ी असहाय हो गई। यह वही है जो मैं कल के त्योहार के लिए पहन रहा हूँ। शिजुन ने मुझे इसे खरीदने के लिए बाहर खींच लिया। मैंने पूरे दिन जुआ नहीं खेला और मैं पूरे दिन घूमता रहा। मैं असुविधा से लगभग मर गया। ऐसा लगता है कि सिस्टर शिजुन वास्तव में त्योहार का इंतजार कर रही है, एओबा ने ईमानदारी से कहा। आओबा, तुम वापस आ गए, शिजुन की आश्चर्यचकित आवाज आई और आओबा ने उसकी ओर देखा। शयनकक्ष से बाहर निकलते समय उसने भी सुनाडे की तरह ही शैली का युक्ता पहना हुआ था, केवल काले रंग में। लेकिन हालांकि यह वही शैली थी, बस एक अलग रंग। सुनाडे की तुलना में यह पूरी तरह से अलग वाइब था। यदि सुनाडे की पोशाक एक गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण एहसास देती थी, तो शिजुन एक अनाड़ी लेकिन शुद्ध पड़ोसी लड़की की तरह थी। बहुत जल्द आओबा को इसका कारण पता चल गया। यह सीने में चोट की कहानी है। आओबा, मैं इस युक्ता में कैसी लग रही हूँ? शिजुन ने अपनी बाहें खोली और दोनों के सामने एक बार घूमी। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह सिस्टर शिजुन पर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि स्टाइल अलग था, लेकिन उसका अपना एक अनोखा आकर्षण था। यह अच्छा है। मैंने लेडी सुनाडे के साथ इसे चुनने में काफी समय बिताया। शिजुन के चेहरे पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। ओह ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए भी एक खरीदा है। शिजुन वापस शयनकक्ष में भाग गया और एक सादे रंग का युकाता लाया और उसे एओबा की बाहों में भर दिया। जल्दी करो और इसे आजमाओ। ठीक है, आओबा ने युक्ता लिया और शयनकक्ष की ओर चल दिया। एक सेकंड रुकें, शिजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको इसे पहनने के लिए बहन की मदद की जरूरत है? बहन को विश्वास है कि वह इसे अच्छे से पहनने में आपकी मदद कर सकती है। कोई जरूरत नहीं है। एओबा ने अपनी गति तेज कर दी और अपने पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। अगला दिन। सर्दियों के आसमान में हमेशा जल्दी अंधेरा हो जाता था, लेकिन चमकदार रोशनी वाला कोनोहा अभी भी दिन जैसा दिखता था। सड़क पर सभी ग्रामीण एक ही गंतव्य की ओर जा रहे थे, ह्यूगा कबीला कंपाउंड। हनाबी, क्या आपको लगता है कि यह बेहतर दिखता है या यह? हिनाता ने मनमोहक ढंग से भौहें चढ़ाई, दो युक्ता पकड़कर उन्हें अपने ऊपर आगे पीछे करने की कोशिश की। बिस्तर पर लेटी हुई हनाबी ने अपने गालों को अपने हाथों में ले रखा था और अवाक रहकर बोली, बड़ी बहन, तुम सारा दिन उठाती रही हो। बड़े भाई आओबा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, चाहे तुम कुछ भी पहनो वह उसे पसंद करेंगे। तुम्हें इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। हिनाता का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता तो सकुरा और अन्य लोग निश्चित रूप से मुझसे बेहतर दिखेंगे। यह एक ऐसी चीज थी जिसके प्रति वह लापरवाह नहीं हो सकती थी। उसे अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाना था। एक और घंटा बीत गया और हिनाता ने सिर से पांव तक सफाई पूरी कर ली थी, लेकिन वह अभी भी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को चिंतित रूप से देख रही थी। बड़ी बहन, अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो तुम मुलाकात का समय गवा दोगी। हनाबी ने अपनी अंतिम चाल चली। आह, इतनी देर क्यों हो गई? हिनाता ने समय देखा और चिंतित हो गई। जब वह हनाबी के पास से गुजरी तब भी वह थोड़ी देर के लिए उसके गालों को रगड़ने के लिए झुकी। हनाबी, तुम्हें अपनी बड़ी बहन को शुभकामनाएं देनी होंगी। हनाबी। फिर हिनाता बैठक स्थल की ओर तेजी से भागते हुए घर से बाहर चली गई। हनाबी दरवाजे पर खड़ा होकर हिनाता की ओर हाथ हिला रहा था। हालांकि वह वास्तव में अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने जाना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी बहुत छोटी थी और बाद में अपने माता पिता के साथ ही जा सकती थी। काश मैं तेजी से बड़ा हो पाता। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 105 से 105 उनके संबंधित त्योहार। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 106 से 106 लाभ मेरा है। उचिहा कबीले मैदान। भाई, क्या आप आज हमारे साथ उत्सव में नहीं जा रहे हैं? सासुके ने उत्सुकता से उचिहा इटाची की ओर देखा, जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी और बाहर जाने के लिए तैयार थी। उचिहा इटाची ने अपना हाथ उठाया और सासुके के माथे को थपथपाया और असहाय स्वर में बोला, सासुके, मुझे आज रात भी काम करना है। और क्या आपने पहले से ही अपने दोस्तों के साथ योजना नहीं बनाई थी? मैंने किया। सासुके की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से गिर गई। उचिहा इटाची ने सासुके के सिर को फिर से थपथपाया। उसकी आंखों में अनिच्छा का एक क्षणिक निशान चमक गया। फिर उसने उचिहा मिकोटो की ओर देखा, जो भौहें चढ़ाए हुए थी। मैं अब बाहर जा रही हूँ, माँ। वास्तव में अब इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी आप और आपके पिता नहीं जानते कि छुट्टी कैसे ली जाए। उचिहा मिकोटो का स्वर असंतोष से भरा था। उनका पूरा परिवार पिछले महीने एक साथ ठीक से खाना खाने के लिए नहीं बैठा था। उचिहा इटाची अभी भी असहाय दिख रही थी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दिन है।
हमें गांव की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उचिहा मिकोटो ने उसके शब्दों पर हल्के से आह भरी। उसकी पहले से तनी हुई भौहें थोड़ी ढीली हो गईं और उसने धीरे से कहा, सावधान रहें। उचिहा इटाची मंद मुस्कुराई, जो दुर्लभ था, मैं करूंगी। घर से बाहर निकलने के बाद उचिहा इटाची की आंखों में भावनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं, केवल ठंडक रह गई। उसने और उचिहा फुगाकू ने उचिहा मिकोटो को यह नहीं बताया था कि आज रात क्या होने वाला है। जब नई सुबह आएगी तो उचिहा भी पुनर्जन्म का स्वागत करेगा। उचिहा इटाची जल्दी से नाका तीर्थस्थल पर पहुंचे, जहां उचिहा कबीले के कुलीन सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहे थे। आज रात वे होकेज बिल्डिंग पर हमला करेंगे और सरुतोबी हिरुजेन का नियंत्रण जब्त कर लेंगे। आंतरिक रूप से कमजोर होकेज बिल्डिंग के खिलाफ उचिहा अभिजात वर्ग के साथ फायदा उनका था। केंद्र में बैठे उचिहा फुगाकू ने भी इस समय अपनी आंखें खोलीं। हर कोई, आज रात हम वह सब कुछ वापस ले लेंगे जो उचिहा ने एक बार खो दिया था। उचिहा कबीले के मैदान के बाहर जंगल में अंतरिक्ष मुड़ गया। काले वस्त्र और बाघ पैटर्न वाले मुखौटे में एक आकृति विकृत स्थान से बाहर निकली। यह उचिहा इटाची वास्तव में जानता है कि इस सटीक दिन को चुनकर समय कैसे चुनना है। उचिहा ओबिटो ने होकेज रॉक की ओर देखा। इतनी दूरी से भी वह अभी भी तेज रोशनी देख सकता था। झूठी दुनिया, झूठी शांति। तभी उसके बगल में एक घड़े का पौधा उग आया। उचिहा पक्ष की स्थिति कैसी है? उचिहा ओबिटो ने गहरी आवाज में पूछा। उचिहा इटाची पहले से ही लोगों को इस तरह ला रहा है, ब्लैक जेत्सु ने भावहीन होकर कहा। कोनोहा में कई स्थानों पर व्हाइट जेत्सु की उपस्थिति थी, इसलिए ब्लैक जेत्सु अक्सर गांव की आंतरिक स्थिति को जल्दी से समझने में सक्षम था। लेकिन कई स्थानों पर विशेष अवरोधक भी थे, इसलिए व्हाइट जेत्सु भी गुप्त रूप से उन पर नजर रखने के लिए नहीं घुस सकता था। होकेज बिल्डिंग की तरह उचिहा ओबिटो ने सोचा कि वह पर्दे के पीछे का जोड़तोड़ करने वाला है, लेकिन अंत में यह ऐसा था जैसे मेंटिस सिकाड़ा का पीछा कर रहा हो, पीछे के ओरियोल से अनजान हो। वह किसी और के कटोरे का बर्तन था। उचिहा ओबिटो ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में वह चांदी का चांद रक्तलाल हो गया प्रतीत होता था। क्या कोनोहा ने कुछ नोटिस किया? शायद नहीं। सरुतोबी हिरुजेन नाइटेल्स जिंचुरिकी से मिलने गए, फिर काकाशी और माइट गाई ने जिंचुरिकी की निगरानी की और होकेज बिल्डिंग में लौट आए। ब्लैक जेत्सु ने व्हाइट जेत्सु द्वारा दूर से देखी गई खुफिया जानकारी की सूचना दी। काकाशी और माइट गाई, उचिहा ओबिटो ने ठंडी आवाज में कहा, और वह उन दोनों से निपटना नहीं चाहता था। तो उचिहा को रात के साथ गायब हो जाने दो। सेंजू पैतृक घर। शिजुन ने सुनाडे को युकाटा पहनने में मदद की। कल की आलसी उपस्थिति से अलग सावधानी पूर्वक संवारने के बाद सुनाडे के युकाटा के विवरण को सूक्ष्मता से समायोजित किया गया और काली ओबी ने उसके फिगर को और भी भरा हुआ बना दिया। ढीला चायहरा युकाटा उसके भरे हुए शरीर से कसकर चिपक गया था, जो उसके सुडौल शरीर पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। थोड़े से खुले कॉलर से उसकी बर्फसफेद कॉलर बोन और एक विशाल बस्ट का पता चलता है, जिसे शिजुन इस जीवन में कभी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। वे कभी कभी उछलते भी थे। एओबा ने हल्के रंग का युकाटा पहना था। वह किनारे पर खड़ी थी और चुपचाप सुंदर दृश्य की प्रशंसा कर रही थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। उसी समय अचानक खटखट की आवाज आई। वे तीनों एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। मैं दरवाजा लाऊंगा। आओबा प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। दरवाजा खुला और बैंगनी युकाटा पहने उजुकी युगाओ दरवाजे पर खड़ा था। युगाओ-नीसन, तुम कब वापस आए? एओबा ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। अभी अभी। उजुकी युगाओ अच्छे मूड में था। हड़बड़ी के बावजूद उसने इसे समय पर बना लिया था। युक्ता में एओबा को इतना प्यारा देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन सीधे उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। एओबा, मैंने अब काफी मिशन पूरे कर लिए हैं। कल मैं लॉर्ड होकेज को एक आवेदन जमा करूंगा और एक बार इसे मंजूरी मिलने के बाद मैं जोनिन बन जाऊंगा। सचमुच? तो फिर मैं तुम्हें पहले से ही बधाई दे दूं, युगाओ-नीसन। एओबा ने उजुकी युगाओ को अपना चेहरा रगड़ने दिया। वह बहुत पहले ही संपर्क के इस स्तर का आदी हो चुका था। इसके अलावा उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें यह युगाओ है। सुनाडे और शिजुन, जो पहले से ही कपड़े पहने हुए थे, भी अंदर से चले आए। लेडी सुनाडे, सीनियर शिजुन। उजुकी युगाओ ने एओबा को नीचे बिठाया और दोनों का अभिवादन किया। शिजुन ने एओबा को भूतिया नजर से देखा। वह उसे भी रगड़ना चाहती थी। अपनी खट्टी भावनाओं को दबाते हुए शिजुन उजुकी युगाओ को देखकर मुस्कुराई। चूंकि आप यहाँ हैं, आइए एक साथ उत्सव में चलें। ठीक है। वह शुरू से ही उजुकी युगाओ का लक्ष्य था। होकेज रॉक की ओर चलते हुए वे चारों बातें करते रहे और हंसते रहे। लेकिन जब वे चट्टान के आधार पर पहुंचे तो आओबा रुक गया। आओबा, उजुकी युगाओ ने असमंजस में पूछा। एओबा ने अपना सिर खुजलाया और समझाया, मैंने टेंटेन और अन्य लोगों के साथ योजना बनाई है। हम दूसरा रास्ता अपना रहे हैं।
दूसरा रास्ता, उज़ुकी युगाओ को त्योहार की घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यह वह निंजा ट्रेल है, ठीक है। यह उत्सव का हिस्सा है, शिजुन ने समझाया। तो मैं भी जाना चाहता हूँ, उज़ुकी युगाओ ने बिना सोचे समझे कहा। लेकिन शिजुन के अगले शब्द ऐसे थे जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। नहीं, यह केवल निंजा स्कूल के छात्रों के लिए है। क्या? उज़ुकी युगाओ का चेहरा उदास हो गया और उसका पहले का अच्छा मूड तुरंत आधे से अधिक फीका पड़ गया। वह केवल एओबा को नाराजगी भरी नजरों से देख सकती थी। टेंटेन और अन्य लोगों के साथ ऊपर जाने के बाद मैं तुरंत आप लोगों को ढूंढ लूंगा। एओबा ने अपने छोटे हाथ से उज़ुकी युगाओ के छोटे हाथ पर चुटकी ली। तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी आओ। अगर तुम देर से आए तो बड़ी बहन तुम्हें आज रात सजा देगी। उज़ुकी युगाओ ने एओबा के बाल उधेड़ दिए, फिर सुनाडे और शिजुन के साथ चला गया। तीनों के चले जाने के बाद एओबा ने जल्द ही अपने पीछे से कदमों की आहट और हल्की हल्की सांसें सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी नजर तुरंत अंदर चली गई। उसके पीछे एक बर्फसफेद हिनाता खड़ी थी। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 107 से 107। हिनाता की बारी। हिनाता ने बर्फसफेद युक्ता पहना था। सादा सफेद रंग रोशनी के नीचे साफ आभा के साथ झिलमिला रहा था। कॉलर में उत्कृष्ट कढ़ाई थी, जिसमें नाजुक और सुंदर पैटर्न को रेखांकित करने के लिए रेशम के धागों का उपयोग किया गया था, जैसे कि शुद्ध सफेद बर्फ में चुपचाप खिलते हुए फूल उसकी पहले से ही गोरी त्वचा को पूरक कर रहे थे। बालों की लटें चंचलतापूर्वक उसके गालों के पास गिरीं, जिससे उसका चेहरा और भी अधिक नाजुक लग रहा था। उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुका लीं, लंबी पलकें उसकी पलकों के नीचे धुंधली छाया डाल रही थीं, उसकी आंखों में अनोखी सौम्यता और शर्म झलक रही थी। इस समय हिनाता ने अपने हाथ सामने मोड़े हुए थे और उनके हाथ में एक हैंडबैग था। ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। हैंडबैग को बहुत कसकर पकड़ने के कारण उसकी उंगलियां थोड़ी पीली पड़ गई थीं। आओ आओ बाकुन, तुम मेरे पहनावे के बारे में क्या सोचते हो? यह सुनकर एओबा अपने होश में वापस आ गया और अपने हाथ से हिनाता के बालों को उसकी कनपटी के पास से साफ किया। बहुत सुंदर, यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आओबाकुन भी बहुत अच्छा लग रहा है। हिनाता का छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसके हाथों की गति धीरे धीरे शांत हो गई, साथ ही साथ एक खुश अभिव्यक्ति भी प्रकट हुई। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, माफ करें, मुझे लगता है कि मुझे देर हो गई है। नहीं, मैं बहुत जल्दी आ गया। मैं भी अभी अभी यहाँ आया हूँ, एओबा ने कहा, और बाकी लोग अभी तक नहीं आए हैं। हिनाता ने तुरंत चारों ओर देखा और पाया कि वे तीनों, टेंटेन और अन्य, वास्तव में नहीं आए थे। उसकी झुकी हुई निगाहों में खुशी की झलक उभर आई। आइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, उन्हें जल्द ही पहुंचना चाहिए, एओबा ने मुस्कुराते हुए हिनाता से कहा। जैसे ही एओबा ने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक खिंचाव महसूस हुआ। हम एओबा ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तभी उसे हिंता का झुका हुआ सिर दिखाई दिया और एक हाथ उसकी आस्तीन को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। आओ आओ बाकुन, क्या तुमने खाना खा लिया? अभी नहीं। मैं सोच रहा था कि त्योहार पर बहुत अच्छा खाना होगा, इसलिए मैंने नहीं खाया, एओबा ने अपने दिल में अनुमान लगाते हुए सच्चाई से उत्तर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? हिनाता भूखी है। ऐसी स्थिति में हम दोनों पहले कुछ खा लें, हिनाता ने धीरे से कहा। लगता है वहां कोई खाने की दुकान है। जैसे ही उसने कहा, उसने एओबा की आस्तीन को छोड़ दिया और पास में ग्रेड सीख बेचने वाली एक दुकान की ओर इशारा किया। हालांकि उत्सव होकेज रॉक के शीर्ष पर था, वास्तव में पहाड़ की तलहटी में पहले से ही नाश्ते के स्टॉल लगे हुए थे। इस तरह ग्रामीण पहाड़ पर चढ़ने से पहले कुछ स्नैक्स खरीद सकते थे और रास्ते में उनका आनंद ले सकते थे। आओबा ने हिनाता की ओर देखा और देखा कि वह फिर से घबरा रही थी। उसके हाथों ने उस बेचारे हैंडबैग को फिर से कसकर पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि उसका सिर झुका हुआ था, एओबा उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए और कहा, तो चलो इसकी जांच करते हैं। मैं पहले ही इसकी गंध से ललचा चुका था। वह स्टॉल उस स्थान के ठीक बगल में था जहां समूह मिलने के लिए सहमत हुआ था, और वह भी बाहर था। एक बार टेंटेन और अन्य लोग आ गए तो वे उन्हें आसानी से पहचान लेंगे। एओबा की प्रतिक्रिया सुनकर हिनाता ने अपना सिर उठाया, उसके दिल में खुशी उमड़ पड़ी। तो फिर चलो एक साथ चलते हैं। मम्मा चलो चलें। एओबा हिनाता की तरफ चला गया और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़कर पास के स्टॉल की ओर चल दिया। हिंता उसके पीछे एक कदम पीछे चली। उसने एओबा को अपना हाथ पकड़ने दिया। जब वह पीछे चल रही थी तो उसका छोटा चेहरा शर्मा रहा था। जब एओबा ने उसका हाथ पकड़ा तो हिनाता को उसकी हथेली की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी।
वह गर्माहट उसकी हथेली की त्वचा से होते हुए उसके दिल की गहराइयों में उतरती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उसका पहले से घबराया हुआ दिल थोड़ा थोड़ा करके शांत हो रहा था। हिंता ने फिर से एओबा की साइड प्रोफाइल को देखा। स्ट्रीट लाइटें उसके चेहरे पर चमकने लगीं, उसके उस सौम्य चेहरे को देख रही थीं। उस पल हिनाता को लगा कि हलचल भरी भीड़ और उनके चारों ओर शोरगुल वाली दुनिया शांत हो गई है। उन दोनों के बीच हवा में धीरे धीरे एक सूक्ष्म अनुभूति प्रवाहित हो रही थी। वह वास्तव में एओबा का हाथ पकड़ना चाहती थी और टेंटेन और अन्य लोगों को पीछे छोड़ते हुए उत्सव की ओर भागना चाहती थी। लेकिन बाद के संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए उसने उस साहसिक विचार पर लगाम लगाई। वह आओबाकुन को परेशानी महसूस नहीं कराना चाहती थी। दोनों जल्दी से सींग की दुकान पर पहुंचे। साइनबोर्ड के नीचे लटके मेनू को देखकर एओबा एक पल के लिए झिझकी। हिनाता की भूख को देखते हुए उसे नहीं पता था कि कितना ऑर्डर करना है। हिनाता ने सोचा कि एओबा पैसे के बारे में चिंतित है, इसलिए उसने अपना हैंडबैग उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, एओबाकुन, चिंता मत करो, मैं आज बहुत सारी पॉकेट मनी लेकर आई हूं, आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। एओबा को तुरंत लोली द्वारा क्रेडिट कार्ड सौंपने के उस मीम के बारे में याद आया। उसने दिखावा नहीं किया। आखिरकार हिनाता के पास वास्तव में पैसे की कमी नहीं थी। तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। एओबा और हिनाता दुकान के सामने एक छोटी सी चौकोर मेज पर बैठे थे और उनके सामने की मेज पहले से ही सभी प्रकार के ग्रीड और तले हुए कटार से भरी हुई थी। लेकिन इसका अधिकांश ऑर्डर हिनाता के लिए दिया गया था। यहां तक कि एओबा की अधिकतम भूख की तुलना हिनाता के सामान्य हिस्से के 1/3 से नहीं की जा सकती। उसने अपने सामने मीठी चटनी से ढके भुने हुए मांस को देखा। काटने पर उसने पाया कि हालांकि स्वाद ठीक था और अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन ग्रिल्ड मांस की आत्मा पहले ही खो चुकी थी। जीरा और मिर्च के बिना यह ग्रिल्ड मांस ऐसा है जैसे इसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसके बगल में बैठी हिनाता ने भी एक उठाया और उसे चखा। उसे लगा कि स्वाद भी बहुत अच्छा है। उसने पलकें झपकाईं। आओबाकुन को वास्तव में मसालेदार खाना पसंद है। दरअसल भुने हुए मांस की आत्मा मिर्च नहीं, जीरा है, एओबा ने गंभीरता से कहा। लेकिन क्या जीरा का उपयोग करी बनाने के लिए नहीं किया जाता है? हिनाता पहले खुद एओबा के लिए बेंटो बनाना चाहती थी, इसलिए उसने ह्युगा हियाशी के साथ खाना बनाना सीखा। बिल्कुल नहीं। भविष्य में जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारे लिए ग्रेड मीट बनाऊंगी, तब तुम्हें समझ आएगा। फिर वह भविष्य कब है? हिनाता आशान्वित दिखी। यदि वे एक साथ अकेले बाहर जा सकें तो यह और भी अच्छा होगा। एओबा ने एक पल के लिए सोचा, जब वसंत आएगा तो हम बाहर पिकनिक के लिए जा सकते हैं। मैं तब आपके लिए ग्रिल करूंगा। ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगी। हिनाता की आंखें मुस्कुराहट में घूम गईं, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान खत्म हो गई। मैं देख रहा हूं तो तुम दोनों उस समय अकेले बाहर जाने की योजना बना रहे हो। एओबा ने मांस को अपने मुंह में निगल लिया। बेशक। अपने वाक्य के आधे रास्ते में ही उसे अचानक एहसास हुआ कि उस प्रश्न की आवाज और लहजा हिनाता की तरह नहीं लग रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और मिलनसार दिखने वाले टेंटेन, इनो और सकुरा को देखा। आज रात तीनों ने अपनी अपनी शैली में कपड़े पहने थे, लेकिन एओबा के पास अब उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। तुम रुक क्यों गए? बेशक के बाद क्या आता है? टीएन सफलता से पीड़ित। पैट्रियन में शामिल होने के लिए पेड्रो, लाइक टर्टल्स, जेम्स हार्ट और जेम्स स्ट्रॉन को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का शांत समर्थन कहानी को जारी रखता है और मुझे प्रेरित करता है। यदि आप यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो इसमें शामिल होने पर भी विचार करें। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 108 से 108 सैंडपाइपर और क्लैम प्रतिस्पर्धा। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 109 से 109 सकुरा का मोड़। सकुरा का दिल इस समय बहुत जोर से धड़क रहा था। वह और एओबा एक शांत रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे की बर्फ नरम थी, मानो धरती पर कालीन की परत बिछ गई हो। चांद की रोशनी पत्तों की दरारों से छनकर उनके शरीर पर धुंधली छाया डाल रही थी। एओबा के चेहरे पर हमेशा एक सौम्य, फीकी मुस्कान रहती थी। सकुरा का एक हाथ दूसरे पक्ष ने पकड़ रखा था और उसका दूसरा हाथ घबराहट से उसके कपड़ों के कोने को खींच रहा था। नारुतो और सासुके के अलावा जो सामने जोर जोर से हंगामा कर रहे थे, इस समय केवल वे दोनों ही अकेले थे। होकेज रॉक तक पहुंचने से पहले एओबा केवल उसका था। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके चारों ओर की हवा मीठी और चिपचिपी हो गई है, लेकिन उसे चिंता भी थी, अगर मैं कुछ नहीं कहूंगी तो क्या एओबा को यह उबाऊ लगेगा? आओबा, आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, साकुरा बोला। उसकी आवाज हवा में पत्तों की सरसराहट जैसी हल्की थी। हालांकि विषय पर ऐसा लगा जैसे वह केवल छोटी मोटी बातें कर रही थी।
हाँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन आज हमने एक भी बादल नहीं देखा है। एओबा ने आकाश में चंद्रमा की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि यद्यपि यह आज रात पूर्णिमा नहीं थी, लेकिन यह असामान्य रूप से उज्ज्वल था। उसे एक कहावत याद आ गई। चांद सुंदर है ना? टीएन, मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत से लोग इसका अर्थ जानते हैं। सकुरा, जो मूल रूप से एक विषय के साथ आने की कोशिश कर रही थी, एक पल के लिए ठिठक गई और उसके गाल तुरंत गर्म हो गए। क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उसने थोड़ा गलत सुना। हाँ, यह है। चांद बिल्कुल सही था और हवा धीमी थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि भले ही वे बातें नहीं करते हों, लेकिन इस तरह का माहौल भी बुरा नहीं था। आओबा, चलो एक दौड़ लगाते हैं। ठीक उसी समय नारुतो, जो आगे चल रहा था, अचानक उनकी ओर दौड़ा, ठीक समय पर आओबा और सकुरा के बीच विशेष माहौल को तोड़ने के लिए। सकुरा अभी भी उस पल में डूबा हुआ था और अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। जब उसने नारुतो की ओर देखा, तो उसकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर नजर छुपी नहीं रह सकी जिसे वह पसंद करती थी। अगर एओबा वहां नहीं होती, तो शायद वह अपनी राक्षसी ताकत से नारुतो को मुक्का मार देती। रेस एओबा को समझ नहीं आया। नारुतो ने उत्साह से सिर हिलाया, यह सही है, देखते हैं कौन पहले होकेज रॉक तक पहुंच सकता है। आप और सकुरा एक टीम हैं, सासुके और मैं दूसरी टीम हैं। जो भी निंजा पद से पहले गुजरता है वह जीतता है, उसके बारे में क्या ख्याल है? आओबा एक पल के लिए चुप हो गया। उसने सासुके की ओर देखा, जो भी वहां चला आया था। हालांकि सासुके की अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी उदासीन थी, उसकी आंखें तीव्र लड़ाई की भावना से भरी थीं। उचहा कबीला कभी भी दूसरों से कमतर नहीं रहा है। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करते हैं। यह देखकर एओबा मुस्कुराया, ठीक है, चलो एक मैच होता है। जो भी हारता है वह बाद में दूसरों को रेमन के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, नारुतो और भी उत्साहित हो गया, फिर मुझे इचिराकु रामेन चाहिए। जरूर। प्रतिक्रिया पाकर नारुतो के कदम और अधिक हर्षित हो गए। सासुके, बाद में मुझे नीचे मत खींचो। यह आप ही हैं जो मुझे नीचे नहीं खींचेंगे। नारुतो और सासुके को धीरे धीरे दूर तक चलते देख, उनके बीच पहले से ही कुछ दूरी थी, एओबा ने धीरे से सकुरा से कहा, सकुरा, जब समय आएगा हम बस अपने रास्ते जाएंगे, उनसे परेशान न हो। यह सुनकर सकुरा की आंखों में उत्सुकता तुरंत गायब हो गई। उसने सोचा था कि एओबा नारुतो के साथ दौड़ को गंभीरता से लेगा। यदि ऐसा होता तो उन दोनों के बीच का समय बहुत कम हो जाता। इस तरह से देखने पर एओबा की नजर में वह स्पष्ट रूप से उन दो लोगों नारुतो और सासुके से अधिक महत्वपूर्ण थी। यह सोचते हुए सकुरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मामले में क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप वह दौड़ हार जाएंगे जिसके लिए आपने नारुतो और अन्य लोगों के साथ सहमति व्यक्त की थी? आओबा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, यह ठीक है, मैं रेमन की 2 कटोरियों का खर्च वहन कर सकता हूँ। वे दोनों थोड़ा आगे चले। सकुरा की शुरुआती खुशी धीरे धीरे शांत हो गई, क्योंकि पहले वाला माहौल न केवल गायब हो गया था, बल्कि और भी शांत हो गया था। रास्ते भर वह कुछ कहना चाहती रही, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। आओबा ने सकुरा के भावनात्मक परिवर्तन पर भी गौर किया। सकुरा, क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? सकुरा ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, आओबा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बोरिंग हूं? अगर यह टेंटेन या इनो होते तो वे निश्चित रूप से मेरे जैसे नहीं होते। यहां तक कि बातचीत के लिए कोई विषय भी नहीं आ पा रहा। तभी एओबा को समझ आया और वह हल्की हंसी छोड़े बिना नहीं रह सका। तो उसे लगा कि माहौल बहुत शांत है। अगर हम वास्तव में उबाऊ होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं भी वही हूं। मैं चैट करने में भी अच्छा नहीं हूं। अभी तो मुझे यह भी चिंता हो रही थी कि शायद तुम मेरे साथ अकेले रहकर खुश नहीं रहोगे। यह अलग है, सकुरा थोड़ा चिंतित हो गया। जब तक मैं एओबा के साथ हूं, मैं वास्तव में खुश महसूस करता हूं। मुझे बस चिंता है कि आप मुझे उबाऊ पाएंगे और फिर मुझे पसंद करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हम एक जैसे हैं। एओबा ने सकुरा का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। भले ही हमने रास्ते में बहुत कुछ नहीं कहा और माहौल शांत रहा, फिर भी मुझे वास्तव में खुशी महसूस हो रही है। क्योंकि इस रास्ते पर जो मेरे साथ चल रहा है वह तुम हो, सकुरा। रे, सच में? सकुरा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। एओबा ने चलना बंद कर दिया, सकुरा के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखा। निश्चित रूप से यह सच है। जैसे आप मेरे साथ रहकर खुश महसूस करते हैं, यह बिल्कुल इसलिए है क्योंकि यह आप हैं, सकुरा, कि भले ही हम पूरे समय एक शब्द भी न कहें, फिर भी मुझे खुशी महसूस होगी। तो अपने आप को बात करने के लिए, कुछ खोजने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूं, सकुरा। एओबा की आंखों में देखते हुए सकुरा की आंखें एक पल में लाल हो गईं। वह सीधे उससे लिपट गई। सकुरा के थोड़े कांपते कंधों को महसूस करते हुए एओबा ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई।
काफी समय के बाद जब नारुतो की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो आखिरकार वे दोनों अलग हो गए और नारुतो के पास चले गए जो उनकी ओर हाथ हिला रहा था। आप अचानक क्यों रुक गए? नारुतो ने कुछ भ्रम के साथ पूछा। अभी कुछ रेत सकुरा की आंखों में चली गई, मैंने उसे उड़ाने में मदद की, एओबा ने समझाया। सकुरा भी मुस्कुराई और सिर हिलाया, यहां तक कि अपनी आंखों के कोनों पर बचे आंसू भी पोंछे। मैं समझ गया। तो चलिए जल्दी करें, मैंने अभी अभी बहुत से लोगों को गुजरते हुए देखा है। नारुतो ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ गया। ससुके, जो किनारे से उदासीनता से देख रहा था, को बस महसूस हुआ कि नारुतो का आईक्यू बहुत कम था, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, और एओबा भी एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से महिलाओं के प्रति आसक्त था। उसे एहसास हुआ कि उसके सभी दोस्त ऐसे ही थे, और एक पल के लिए उसे यह भी लगा कि जीवन थोड़ा अंधकारमय हो गया है। उसने फिर से एओबा और सकुरा को साथ साथ चलते हुए देखा और अंततः नारुतो के साथ चलने और गति बढ़ाने का फैसला किया। सासुके की आंखों में बदलाव से एओबा ने तुरंत देखा कि इस आदमी ने निश्चित रूप से अभी तक चीजों का पता नहीं लगाया है, लेकिन कम से कम वह जानता था कि कब पीछे हटना है। एओबा ने फिर से सकुरा का हाथ थाम लिया। वैसे सकुरा, तुम आज सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो। साकुरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आओबा आज भी सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। ओह ठीक है, क्या वह हेयर क्लिप नई है? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको इसे पहले पहने हुए देखा है। एओबा ने इसे तभी नोटिस किया था जब उसने पहले सकुरा को गले लगाया था। यह एक नाजुक गुलाबी चेरी का फूल था। माँ, मैंने इसे आज अपनी माँ के साथ खरीदारी करते समय खरीदा था। सकुरा ने इसे छूने के लिए अपना हाथ उठाया। आप क्या सोचते हैं, आओबा? यह आप पर बहुत अच्छा लगता है। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 110 से 110 मूर्खों की लड़ाई। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 111 से 111 हिरुजेन का हंसगी। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 112 से 112 आपकी शक्ति बहुत खतरनाक है। ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस तकनीक एक प्रकार की भ्रम तकनीक है जो उचिहा कबीले को काफी हद तक नियंत्रित करती है। यह एक भ्रम तकनीक है जो दृष्टि पर मतिभ्रम प्रभाव पैदा करती है और सारी रोशनी छीन लेती है। तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद यह प्रतिद्वंद्वी की दृष्टि को अवरुद्ध करते हुए बिल्कुल अंधेरा वातावरण बनाएगा। यहां तक कि शेरिंगन भी इससे बच नहीं सकता। उचिहा ओबिटो के दिल में अचानक एक बुरी भावना जाग उठी। वह इस भ्रम को सुलझाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। इसी समय हवा से गुजरती हुई ध्वनि की तरंगे गूंज उठीं। वह विभिन्न निंजा उपकरणों को फेंके जाने और निंजुत्सु को छोड़े जाने की आवाज सुन सकता था। उचिहा ओबिटो का मूड खराब हो गया, उसकी दृष्टि चली गई, वह हमलों से बच नहीं सका। चरणबद्ध तरीके से इधर उधर दौड़ते हुए बिना दृष्टि के वह अधिक दूर तक नहीं जा सका। वह स्थिति को तोड़ने के तरीके के बारे में सोचते समय केवल चरणबद्ध स्थिति को बनाए रख सकता था। यह देखते हुए कि 15 मिनट बीतने वाले थे, फिर भी इसे तोड़ने का कोई सही तरीका नहीं सोच सका। मुझे या तो इजानागी का उपयोग करना होगा या चोट के बदले चोट लगानी होगी, या दोनों को एक साथ प्रयोग करें। हे सरुतोबी बव्वा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी शक्ति केवल शेरिंगन है? उचिहा ओबिटो तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उसके पास कोई दृष्टि नहीं थी, फिर भी ध्वनि से वह मोटे तौर पर हमलों की स्थिति बता सकता था। जब उसके कानों के आसपास हवा की आवाज इतनी घनी नहीं थी तो उचिहा ओबिटो भौतिक रूप में लौट आया। दोनों हाथों ने तेजी से सील बनाई। जैसे ही वह सील बना रहा था, बड़ी संख्या में कुनाई ने उसके शरीर पर हमला किया और साथ ही लोगों की आग रिलीज और पृथ्वी रिलीज निंजुत्सु ने भी उसे कवर किया। दर्द सहते हुए उन्होंने अपना निंजुत्सु पूरा किया। लकड़ी की शैली, लकड़ी की लॉकिंग दीवार, लकड़ी के खंभों की पंक्तियां जमीन से बाहर निकलीं, फिर उनके भीतर उचिहा ओबिटो की रक्षा के लिए मेहराबदार दीवारें बनाने के लिए झुक गईं। शेष हमलों को बाहर रोकते हुए यदि उसने कुछ और निंजुत्सु ले लिए होते तो उसने इजानगी को ट्रिगर कर दिया होता। हाशिरामा कोशिकाएं अभी भी परिपक्व नहीं हैं। कामुई अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत धीमा है। उचिहा ओबिटो को पहली बार लगा कि कामुई इतनी असुविधाजनक तकनीक है। लकड़ी की शैली। सरुतोबी हिरुजेन और उचिहा फुगाको दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वुड लॉकिंग वॉल के भीतर उचिहा ओबिटो ने आखिरकार सांस छोड़ी। हालांकि उसकी चोटें कुछ गंभीर थीं, फिर भी उसने अपनी सांस लेने के लिए एक पल के लिए संघर्ष किया। इस ऑपरेशन में उसने लापरवाही बरती। एक काला भंवर दिखाई दिया। वह कामुई अंतरिक्ष में प्रवेश करना चाहता था और यहां से निकलना चाहता था, लेकिन सरुतोबी हिरुजेन और दूसरे व्यक्ति ने उसे कामुई अंतरिक्ष में प्रवेश करने का मौका ही नहीं दिया।
भयानक लपटें सीधे लकड़ी की लॉकिंग दीवार को भेद गईं। फायर रिलीज, फायर ड्रैगन फ्लेम बुलेट, फायर रिलीज, महान ड्रैगन फायर तकनीक। कई फायर ड्रैगन उचिहा ओबिटो की स्थिति की ओर उड़ गए। लकड़ी की लॉकिंग दीवार तुरंत छेदों से भर गई। उचिहा ओबिटो के पास टेलीपोर्टेशन को रद्द करने और फिर से चरणबद्ध स्थिति में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह दो लोगों की सटीक स्थिति का पता लगाने में भी कामयाब रहे। वह फिर चला गया। आग की लपटों से बचने के बाद हमलों के अगले दौर के आने से पहले तुरंत सीलें बन गईं। लकड़ी की लॉकिंग दीवार फिर से दिखाई दी। फायर ड्रैगन के आने से पहले के संक्षिप्त क्षण में उचिहा ओबिटो का एड्रेनालाइन बढ़ गया। हाथ की गति उसके जीवन की सबसे तेज सीमा तक पहुंच गई। उचिहा फुगाकू के पीछे की जमीन से अचानक एक आकृति उभरी। फुगाकू सरुतोबी हिरुजेन ने जोर से याद दिलाया। खतरे को भांपते हुए उचिहा फुगाकू तुरंत आगे बढ़ गया। हालांकि वह घातक हमले से बच गया, फिर भी उसकी पीठ पर एक गहरा या उथला घाव नहीं रह गया। सरुतोबी हिरुजेन के एक क्लोन ने तुरंत निंजुत्सु का प्रदर्शन किया। पृथ्वी विमोचन। पृथ्वी प्रवाह नदी। जमीन पर मौजूद धरती एक नदी की तरह उचिहा ओबिटो की ओर बढ़ रही थी। निंजुत्सु की चपेट में आने से उचिहा ओबिटो का शरीर लकड़ी में बदल गया। लकड़ी का क्लोन। वुड लॉकिंग वॉल की मूल स्थिति में उचिहा ओबिटो दिखाई दिया, जिसने पहले से ही सील बनाने का काम पूरा कर लिया था। आग रिलीज। विस्फोटक पवन अराजकता नृत्य। जैसे जैसे स्थान विकृत होता गया, आग की लपटें आग के सांपों की तरह सरुतोबी हिरुजेन को कवर करती गईं। जल विमोचन। जल ड्रैगन बुलेट। सरुतोबी हिरुजेन के क्लोन ने ब्लॉक करने के लिए तुरंत जल रिलीज किया, लेकिन जल्द ही उचिहा ओबिटो की फायर रिलीज द्वारा दबा दिया गया। यह एक अग्नि विमोचन था जो उचिहा मदारा की अग्नि का मुकाबला कर सकता था। इस निंजुत्सु के तहत सरुतोबी हिरुजेन के सभी छाया क्लोन नष्ट हो गए। हालांकि जैसे ही उचिहा ओबिटो की फायर रिलीज समाप्त हुई, उसके सिर के ऊपर हवा तोड़ने वाली आवाज का एक और विस्फोट हुआ। उचिहा ओबिटो के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। सरुतोबी हिरुजेन ने पहले से ही दोनों हाथों में एडमेंटाइन स्टाफ को पकड़ लिया था और इसे सीधे अपने माथे पर पटक दिया। यह सरुतोबी हिरुजेन की ओर से पूरी ताकत से किया गया हमला था। अत्यधिक दबाव से हवा की लहरें हिल उठीं। चारों ओर की जमीन पर मिट्टी की लहरें उठ गईं। बड़ी संख्या में पेड़ उड़ गए। जब सारा मामला शांत हुआ तो उचिहा ओबिटो पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। नहीं, सटीक कहें तो कोई तथाकथित मांस और रक्त नहीं था, लेकिन सफेद रंग की चीज का एक समूह अभी भी छटपटा रहा है, मानो दोबारा उगने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह खत्म हो गया? उचिहा फुगाकू उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसकी पीठ पर चोट लगी, लेकिन इस तरह के घाव ने उसके कार्यों को प्रभावित नहीं किया। इसके अलावा इस लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ सोया सॉस खेल रहा था। कुछ गोलाबारी दमन प्रदान करने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। उचिहा फुगाकू को लगा कि उसकी मदद के बिना भी सरुतोबी हिरुजेन अकेले ही प्रतिद्वंद्वी को हल कर सकता था। सरुतोबी हिरुजेन ने एडमेंटाइन स्टाफ को फिर से उठाया, उसे जोर से नीचे पटका, फिर एक लंबी सांस छोड़ी। खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने एक सांस छोड़ी, पलटा, उचिहा ओबिटो का टूटा हुआ शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। सरुतोबी सावधान। यह एन्मा की ओर से अनुस्मारक था। सरुतोबी हिरुजेन भी थोड़ा स्तब्ध था। एक हाथ अचानक उसके कंधे पर पड़ा। जैसे किसी शैतान की फुसफुसाहट उसके कान के पास सुनाई दी। हाँ, आखिरकार खत्म हो गया। एक कुनाई ने उसके दिल में वार किया। उसी समय एक काला भंवर फिर से प्रकट हुआ। सरुतोबी हिरुजेन को उचिहा ओबिटो द्वारा कामुई अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसका उसे खत्म करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने दूसरे को धीरे धीरे अंदर मरने की प्रतीक्षा करने देने की योजना बनाई, ताकि उसके पास कुछ छिपे हुए कार्ड न हो। ओकेट सामा, उचिहा फुगाकू घबराहट में चिल्लाया। वह वास्तव में चिंतित था, इस पर सहमति नहीं थी। और उचिहा फुगाकू की प्रतिक्रिया ने उचिहा ओबिटो को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया कि कामुई अंतरिक्ष में सरुतोबी हिरुजेन का वास्तविक शरीर था। उसका मन काफी शांत हो गया। लगता है यह सचमुच तुम्हारा असली शरीर है। बिल्कुल वैसी ही ट्रिक। अचानक जमीन से बाहर निकलते हुए सरुतोबी हिरुजेन ने उचिहा ओबिटो के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उचिहा ओबिटो हैरान था। कामुई क्षेत्र में सरुतोबी हिरुजेन पहले ही मिट्टी के तालाब में बदल चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? हे प्रोफेसर को कम मत समझो। सरुतोबी हिरुजेन के पीछे किसी अज्ञात समय पर पहले से ही एक विशाल नीला प्रेत तैर रहा था। हरे चेहरे, नुकीले क्रूर रूप और एक नीले रंग का हाथ पहले ही सरुतोबी हिरुजेन के पेट से उचिहा ओबिटो के शरीर में पहुंच चुका था। आत्मा का एक हिस्सा पहले ही बाहर निकाला जा चुका था। उचिहा ओबिटो तुरंत ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। रीपर डेथ सील। वह तुरंत चरणबद्ध स्थिति में प्रवेश कर गया। सरुतोबी हिरुजेन से दूर चला गया, लेकिन वो नीले रंग का हाथ अब भी उससे जुड़ा हुआ था। अंततः सरुतोबी हिरुजेन के चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। रीपर डेथ सील आत्मा को लक्षित करने वाली एक सीलिंग तकनीक है।
भले ही आपकी आत्मा अब इस स्थान पर नहीं है, लेकिन जब आपकी पुतली की शक्ति सीमा तक पहुंच जाएगी तो आपकी आत्मा मेरे साथ शिनिगामी के पेट में प्रवेश करेगी। क्या तुम पागल हो? उचिहा ओबिटो को उम्मीद नहीं थी कि सरुतोबी हिरुज़ेन एक साथ नष्ट होना चाहेंगे। पहले से ही घबरा रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे आप अभी भी बच्चे हैं। इस समय सरुतोबी हिरुज़ेन ने थोड़ा आराम करने के बजाय रीपर डेथ सील की उपस्थिति का मतलब था कि उसका जीवन उल्टी गिनती में प्रवेश कर चुका था। मैं मूल रूप से इसका उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन आपकी शक्ति बहुत खतरनाक है। नाइनटेल्स, मंगेक्यू, वुड स्टाइल और उस भयानक पुनर्जनन क्षमता को नियंत्रित करते हुए मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास अभी भी अन्य साधन हैं। यदि आपके पास युद्ध के अनुभव की कमी नहीं है तो मैं वास्तव में आपसे निपटने में सक्षम नहीं होता। यह एकमात्र तरीका है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि यह तुम्हें पूरी तरह से मार डालेगा। अब आपके पास अभी भी एक आंख बची है। क्या आप कोशिश करना चाहते हैं कि क्या इज़ानगी शिनिगामी के भाग्य से बच सकता है? इसे अपनी तथाकथित अजय शिष्य शक्ति से बदलो। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 113 से 113। कोनोहा ने एक भूत को पाला। कोनोहा को काले और सफेद में विभाजित किया गया है। सफेद सरुतोबी हिरुज़ेन सबसे बड़ा है, काला शिमुरा डेंजो सबसे बड़ा है। काले और सफेद को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया गया है। अच्छाई और बुराई एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। सरुतोबी हिरुज़ेन और शिमुरा डेंजो में स्वयं भी भाईचारे जैसा गहरा स्नेह है। छोटी उम्र से ही उनमें अटूट और गहरी मित्रता थी। रूट एक संगठन है जिसकी स्थापना और संचालन शिमुरा डेंजो ने किया है। जब यह संगठन पहली बार बनाया गया था तो इसका उद्देश्य सरुतोबी हिरुज़ेन के अंबु के लिए प्रतिभाओं को विकसित करना था। सरुतोबी हिरुज़ेन ने भी इसके अस्तित्व को मौन स्वीकृति दी। जब सरुतोबी हिरुज़ेन लंबे समय तक होकेज के रूप में सफल रहे तो शिमुरा डेंजो की जड़ कोनोहा की सबसे सीधी और प्रभावी तेज तलवार बन गई, जिसमें भागने देने की तुलना में गलत तरीके से मारना बेहतर है के रवैये के साथ गांव के अंदर और बाहर सभी खतरों को खत्म कर दिया गया। हालांकि सत्ता अक्सर लोगों को भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्टाचार को और भी अधिक जन्म देती है। शुरुआत में रूट को अंबु दस्तों के अनुसार संरचित किया गया था, जिसका नेतृत्व कमांडर डैंजो ने किया था, जिसमें कुल 17 लोगों के साथ 4 टीमें शामिल थीं। लेकिन इतने वर्षों के बाद यह अपने नाम की तरह, एक पेड़ की जड़ों की तरह जटिल और उलझा हुआ एक अत्यंत विशाल संगठन बन गया है। विभिन्न शोधकर्ता और खुफिया कर्मी अनगिनत हैं और रूट केवल डेंजो के आदेश सुनता है। नाइनटेल्स घटना समाप्त होने के बाद रूट के सदस्यों ने डेंजो के आदेश का भी पालन किया और नव बहाल सरुतोबी हिरुज़ेन की हत्या करने के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया, केवल इसलिए कि काकाशी, जिसे मूल रूप से उसने इसमें शामिल किया था, अंतिम क्षण में दलबदल कर गया। यह विफल हो गया। फिर प्रसिद्ध क्लासिक दृश्य, आपको इसका पछतावा होगा, दिखाई दिया। लेकिन अंत में सरुतोबी हिरुज़ेन ने फिर भी शिमुरा डेंजो को माफ करने का फैसला किया। शायद यह कोनोहा के बच्चों के बीच का बंधन है। हालांकि केवल एक मौन स्वीकृत अस्तित्व के रूप में रूट के लड़ाकू कर्मियों ने अभी भी केवल अंबु दस्तों के पैमाने को बनाए रखा है, यानी केवल 17 लोग। वर्तमान में आज के इस महत्वपूर्ण समय में ब्लैक पॉट धारण करने वाले रूट के नेता के रूप में शिमुरा डेंजो अभी भी अपने रूट आधार पर बने हुए हैं। वह उत्सव देखने और वर्तमान में फल फूल रहे कोनोहा को भी देखना चाहते थे, लेकिन अभी उसके पास और भी महत्वपूर्ण मामले थे। क्या आपको कुछ मिला? शिमुरा डेंजो ने रूट से अपने अधीनस्थ से पूछा। रूट निंजा ने अपना सिर हिलाया। होकेज सामा, जिनचुरिकी को एक बार देखने के अलावा हमेशा होकेज बिल्डिंग में रहा है, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। शिमुरा डेंजो ने अपनी भौहें सिकोड़ी, खड़ा हो गया और कार्यालय में आगे पीछे चलने लगा। हिरुज़ेन हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, वह कुछ योजना बना रहा होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब वह इसे मुझसे छिपा भी रहा है। शिमुरा डेंजो थोड़ा भावुक हो गया। चीजें वास्तव में बदल गई हैं। उस समय भले ही उसने दूसरे की हत्या करने की कोशिश की हो, हिरुज़ेन अभी भी उसे माफ कर सकता था। लेकिन अब महज एक मैसेज की वजह से वह उनसे दूरी बना लेते हैं। वह अब उसे गांव की योजनाएं भी नहीं बताता था। बुद्धिमत्ता सुलझाओ। मैं स्वयं होकेज भवन जाऊंगा। हाँ, एक ही समय पर। उचिहा ओबिटो और सरुतोबी हिरुज़ेन के बीच लड़ाई अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी। उचिहा इटाची पहले ही शिमुरा डेंजो के दरवाजे पर आ चुकी थी। उसने अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई, इसलिए जैसे ही वह पास पहुंचा, रूट निंजा ने उसे खोज लिया। कौन? गश्त पर मौजूद 2 रूट सदस्य तुरंत सतर्क हो गए। यह मैं हूं, उचिहा इटाची, अंबु मुखौटा पहने हुए धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। यह आप हैं? आप रूट पर क्या कर रहे हैं? उचिहा इटाची अंबु और रूट दोनों में प्रसिद्ध थी। उनके मुखौटे को रूट निंजा ने एक नजर में पहचान लिया।
उचिहा इटाची ने अपनी छाती से एक स्क्रॉल निकाला जिस पर सरुतोबी हिरुजेन का विशेष चक्र चिन्ह अंकित था। होकेज सामा से एल्डर डैंजो तक सीधा ऑर्डर पहुंचाना। अंदर जाओ एक बार। जब उन्होंने विशेष होकेज चिन्ह की पुष्टि कर दी तो रूट निंजा ने सीधे उचिहा इटाची को अंदर जाने दिया। सरुतोबी हिरुजेन और शिमुरा डेंजो अक्सर इस रूप में जानकारी प्रसारित करते थे और कार्य सौंपते थे। हाथ में सरुतोबी हिरुजेन की शाही तलवार के साथ उचिहा इटाची बिना किसी बाधा के रूट से गुजरी। वह शिमुरा डेंजो के कार्यालय पहुंचे। शिमुरा डेंजो, जिसने मूल रूप से होकेज भवन की ओर जाने की योजना बनाई थी, फिर से बैठ गया। उचिहा इटाची, हिरुजेन क्या संदेश चाहता है कि आप मुझे पहुंचाएं? उचिहा इटाची ने शिमुरा डेंजो के पीछे वाले व्यक्ति पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। शिमुरा डेंजो ने उसका आशय समझा, अपना हाथ लहराया और कहा, रयोमा वह व्यक्ति है जिस पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता हूं। उसे अभी भी इस उचिहा इटाची से सावधान रहना था। आखिरकार वह एक उचिहा था। अबुरा में रयोमा वर्तमान में रूट के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक थे। उचिहा इटाची को रोकना कोई समस्या नहीं होगी। उचिहा इटाची ने पहले केवल उचिहा फुगाको और उचिहा ओबिटो को अपने मंगेक्यो का खुलासा किया था। यह एक नकाबपोश आदमी के बारे में है। होकेज सामा को संदेह है कि वह 90s अराजकता के पीछे का मास्टरमाइंड है। होकेज सामा चिंतित है कि गांव में एक भूत पैदा हो गया है, इसलिए उसने इसे हमेशा गुप्त रखा है। मुखौटा पहने हुए आदमी, भूत पाला। शिमुरा डेंजो की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अवचेतन रूप से सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि नकाबपोश आदमी के साथ मेरे पिछले व्यवहार का पता हिरुजेन को चला हो, तो इसीलिए वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है? लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। नकाबपोश व्यक्ति के साथ उसका संपर्क 1 साल पहले हुआ था और वे उसी समय उचिहा को एक साथ निशाना बनाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन तब से कोई शब्द नहीं आया है। यह नकाबपोश आदमी सचमुच अविश्वसनीय है। शिमुरा डेंजो ने शांत रहने का नाटक किया, मुझे विवरण बताओ। उचिहा इताची ने शिमुरा डेंजो को उसके हाथ में स्क्रॉल दिया। होकेज सामा का सारा संदेश यहाँ है। शिमुरा डेंजो ने स्क्रॉल लिया, पहले उसका निरीक्षण किया और पाया कि यह वास्तव में सरुतोबी हिरुजेन द्वारा स्थापित एक मुहर थी। तब उसने चिंतित होकर उस पुस्तक की मुहर तोड़ दी, परंतु जब उसने पुस्तक खोली तो उसमें एक कौआ दिखाई दिया और उस कौवे की आंख एक शूरिकेन के आकार का मंगेकियो शेरिंगन थी। बस एक नजर और बिना सुरक्षा वाला शिमुरा डेंजो एक जेनजुत्सु में गिर गया। वह और हिरुजेन लंबे समय से एक दूसरे की गहराई से परिचित थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। और आधा घुटना टेकने वाला उचिहा इटाची अचानक फूट पड़ा। उसके दाहिने हाथ ने एक पंजा बनाया जो शिमुरा डेंजो की पट्टी के नीचे की आंख को पकड़ रहा था। लॉर्ड डेंजो अबुराम रयोमा चौंक गया, लेकिन वह भी तैयार था। जिन कीड़ों को वह प्रतिदिन पाला पोसा करता था वे उचिहा इटाची की ओर बढ़ने लगे। ये कीड़े एक पल में जॉनिन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसका सामना पवनचक्की के आकार के मंगेकियो शेरिंगन की एक जोड़ी से हुआ। सुकुओमी अमातरसु उत्तराधिकार में 2 पुतली तकनीकों का उपयोग किया गया। जिस समय रयोमा को नियंत्रित किया गया, एक कुनाई उसके दिल में घुस गई। इटाची में भागते कीड़े भी आग की लपटों में घिर गए। नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से कीड़ों का झुंड तेजी से कम हो गया। इस समय उचिहा इटाची ने वह आंख भी ले ली जो उचिहा शिशुई की थी। इस मंगेक्यो शेरिंगन के बिना शिमुरा डेंजो को फिर कभी कोटोमात्सुकामी से भागने का मौका नहीं मिलेगा। भ्रम की दुनिया में कभी होकेज न बनने के अलावा शिमुरा डेंजो भी अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का अनुभव कर रहा था। यह बेकार है एल्डर डेंजो। यह जेनजुत्सु आप तोड़ नहीं सकते। उचिहा इटाची, क्या आप कोनोहा को धोखा दे रहे हैं? एक क्रॉस से बंधा हुआ शिमुरा डेंजो ने अपनी एक आंख को चौड़ा किया और उसके सामने आधे शरीर वाले उचिहा इटाची को गुस्से से देखा। जैसा कि उचिहा इताची ने कहा, वह पहले ही कोशिश कर चुका था और चाहे उसने कुछ भी किया हो वह इस भ्रम से मुक्त नहीं हो सका। उचिहा इताची ने केवल उसकी ओर उदासीनता से देखा, अभिव्यक्ति शांत थी। बुजुर्ग डेंजो, जिसने वास्तव में कोनोहा को धोखा दिया, क्या वह वास्तव में मैं हूं या वह तुम हो? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 114 से 114 डेंजो, यह तुम्हारी सजा है। बहुत देर तक उचिहा इटाची की ठंडी आंखों को देखते हुए शिमुरा डेंजो भी धीरे धीरे शांत हो गया। क्या हिरुजेन ने आपसे ऐसा करवाया? वह स्क्रॉल स्पष्ट रूप से सरुतोबी हिरुजेन की करतूत थी। उचिहा इटाची एक पल के लिए चुप हो गया। कुछ इस तरह, तीसरे भगवान का मतलब था, अगर वह देर से मर गया तो मुझे तुम्हें उसके साथ भेजने के लिए भेजना चाहिए, इस तरह से शुद्ध भूमि में भी उसका साथ रहेगा। मरो, शिमुरा डेंजो ने खुद से बुदबुदाया और संक्षेप में सोचने के बाद उसे इसका अर्थ समझ में आया। हिरुजेन उस नकाबपोश आदमी से भिड़ गया।
उचिहा इटाची ने सिर हिलाया। तो हिरुजेन को पहले से ही उस आदमी के साथ मेरे संबंध के बारे में पता था। शिमुरा डेंजो के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। तीसरा भगवान आपसे बहुत निराश है। शिमुरा डेंजो और उचिहा मदारा के बीच संबंध कुछ ऐसा था जो खुद उचिहा मदारा ने उन्हें बताया था। दोनों पक्षों के सहयोग का लक्ष्य उचिहा कबीले का विनाश था। इसलिए उन्होंने अगले ही दिन सरुतोबी हिरुजेन को शिमुरा डेंजो की सूचना दी। यह सुनकर शिमुरा डेंजो का शरीर अचानक थोड़ा कांप उठा। इस बार हिरुजेन सचमुच मुझसे निराश हो सकती है। मैंने कोनोहा को कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन आपने कोनोहा के सबसे बड़े दुश्मन के साथ सहयोग किया। यह सब कोनोहा के लिए था। आप स्वाभाविक रूप से दुष्ट उचिहा कोनोहा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। शिमुरा डेंजो ने घूरकर देखा। उचिहा इटाची ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक पल के लिए दूसरे के तर्क से अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने यह आदमी एक भी उचिहा को बर्दाश्त करने के बजाय कोनोहा के दुश्मनों के साथ सहयोग क्यों करेगा। आखिरकार यह पागल कोनोहा को अपना कोनोहा बनाना चाहता है। उचिहा इटाची ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। कमीने, तेरा दिमाग सचमुच अपने अलावा किसी और चीज से नहीं भरा है। कह रहा हूं कि यह कोनोहा के लिए है, लेकिन यह सिर्फ आपकी अपनी महत्वाकांक्षा और स्वार्थी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए है। इसीलिए आपने कोनोहा को धोखा देना चुना। बिल्कुल बकवास, शिमुरा डेंजो ने जोर से शाप दिया। तुम्हें क्या लगता है कि यह बूढ़ा आदमी किस तरह का व्यक्ति है? निंजा दुनिया का अंधेरा, कोनोहा की जड़। मैं ही वह हूं जो कोनोहा को छाया से बचाता है। मैं कोनोहा को कभी धोखा नहीं दे सकता। सेंसेई ने स्वयं कहा। स्वाभाविक रूप से दुष्ट उचिहा कोनोहा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ? डेंजो के शब्दों से उचिहा इटाची क्रोधित होकर हंसने लगी। वह अब शिमुरा डेंजो के साथ सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी नजर तेज हो गई। तुमने खुद को भी मूर्ख बना लिया है। मैं तुम्हारे साथ बहस कर चुका हूं। तुम इसे सुनने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्योंकि तुम उचिहा से बहुत नफरत करते हो, तो यह तुम्हारी सजा होगी। आप आप क्या करना चाहते हैं? उचिहा इटाची की आंखों को देखकर और उसके शब्दों को सुनकर किसी कारण से डेंजो के दिल में अचानक घबराहट की लहर दौड़ गई। एक कौवा उचिहा इटाची के कंधे पर बैठा। यह उचिहा शिशुई के मंगेक्यो शेरिंगन वाला था। शिमुरा डेंजो, आज से आप सत्ता की खोज, होकेज की सीट की खोज छोड़ देंगे। आप अपना शेष जीवन उचिहा कोनोहा को समर्पित कर देंगे। आप उचिहा को कोनोहा में पूरी तरह से एकीकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह तुम्हारी सजा है। यह सुनकर शिमुरा डेंजो पूरी तरह से घबरा गया और बुरी तरह संघर्ष करने लगा। वह मृत्यु को स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह उस भाग्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था जहां उसे इतना अपमानित किया गया था, विशेषकर उचिहा कबीले के किसी सदस्य द्वारा। उचिहा इटाची, आप स्वाभाविक रूप से उचिहा को दुष्ट करते हैं। यदि आप में हिम्मत है तो मुझे मार डालो, अन्यथा मैं निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। उचिहा इटाची की आवाज किसी मशीन की तरह ठंडी थी। आहह, शिमुरा डेंजो की उग्र दहाड़ भी अचानक बंद हो गई। उसने पाया कि उसकी चेतना धुंधली होती जा रही है। वह अब कुछ भी देखने, सुनने या महसूस करने में असमर्थ हो गया है। उसके दिमाग में केवल सभी प्रकार की छवियां, उसके पूरे जीवन की यादें घूम रही थीं। कोटो मात्सुकामी केवल किसी व्यक्ति की इच्छा को संशोधित करता है, यह उनके व्यक्तित्व को नहीं बदलता है। आज से निंजा दुनिया का अंधेरा अभी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन शिमुरा डेंजो वास्तव में मर चुका होगा। उसके जीवन के दृश्य उसके मन में कौंध गए। असफलता से भरा जीवन। कुमोगाकुरे में वह अपने शिक्षक की मृत्यु के सामने असहाय था। होकेज के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से हार गया। अब वह एक अकेला बूढ़ा आदमी था। उसे उस उचिहा द्वारा भी अपमानित किया गया था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। वह रिवर्स फॉर सिंबल सीलिंग करने और अपने दुश्मन के साथ नष्ट होने का प्रबंधन भी नहीं कर सका। सेंसी हिरुजेन, मुझे खेद है। शिमुरा डेंजो के दिमाग में जो अंतिम छवियां उभरी वे टोबीरामा सेंजू की शिक्षाएं और सरुतोबी हिरुजेन की निराश निगाहें थीं। शिमुरा डेंजो की वसीयत को पूरी तरह से बदलने के बाद वास्तविक दुनिया में केवल कुछ सेकंड ही बीते थे। जब उचिहा इटाची ने अपनी आंखें खोली, शिमुरा डेंजो अभी भी बेहोश था। डेंजो, समाज एक फीकी आवाज सुनाई दी। उचिहा इटाची ने खून से लथपथ अबुराम रयोमा की ओर देखा। उसे सुकुयोमी ने मारा था और उसका दिल छलनी हो गया था, लेकिन उसने अभी भी अपनी आखिरी सांस नहीं ली थी। ऐसा लग रहा था कि शिमुरा डेंजो के प्रति उनकी वफादारी ही उन्हें जीवित रखे हुए थी। पहले के कीड़े पहले ही जल चुके थे, लेकिन अब कीड़ों के घने झुंड उसके शरीर से रेंगकर कमरे के बाहर की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे यहां से सूचना प्रसारित करने का प्रयास कर रहे थे। उचिहा इटाची की आंख के कोने से खून बहने लगा और काली लपटें एक बार फिर प्रकट हुई, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया।
घटनास्थल की सफाई खत्म करने के बाद उचिहा इटाची ने रूट को छोड़ दिया और उचिहा ओबितो के स्थान की ओर चल दिया। उसे आज रात का आखिरी मिशन पूरा करना था। शायद किसी को संदेह होगा कि उसने शिमुरा डेंजो को नियंत्रित करने के लिए जेंजुत्सु का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह गद्दार था जिसने उचिहा कबीले के कुलीन लोगों का कत्लेआम किया और उचिहा कबीले के मुखिया की हत्या कर दी। साथ ही वह सारी नफरत लेकर कोनोहा छोड़ देगा। लड़ाई रिकॉर्ड सत्यापित किया जा सकता है। ओकेज रॉक पर। हालांकि युद्धस्थल यहां से बहुत दूर था। उचिहा ओबिटो द्वारा जारी उचिहा फायर फॉर्मेशन और युद्ध के दौरान अग्निशैली निंजुत्सु के प्रभाव को कई लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा था। नारा शिकाकू केवल आगे बढ़कर यह कह सकी कि यह एक विशेष रूप से तैयार किया गया आतिशबाजी शो था। बस कुछ गलतियां हुई और यह असफल हो गया। अधिकांश लोगों को सफलतापूर्वक गुमराह किया गया, जबकि कुछ ने मूर्खतापूर्ण अभिनय करना चुना। लेकिन कुछ गंभीर थे। शिकाकू, वह बूढ़ा आदमी फिर क्या कर रहा है? सुनाडे ने नारा शिकाकू को संदेह से देखा। अग्निशैली तकनीक का वह पैमाना कोई मजाक नहीं था। नारा शिकाकू को थोड़ी परेशानी महसूस हुई और उन्होंने समझाया, लेडी सुनाडे, यह ऑपरेशन कोनोहा का शीर्षगुप्त मिशन है। हर किसी की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। यहां तक कि इनोइची और मैं भी इसका केवल एक हिस्सा ही जानते हैं। तो मुझे क्षमा करें, मैं आपको अभी तक नहीं बता सकता। वह बहुत बूढ़ा आदमी, हालांकि सुनाडे थोड़ा नाराज थी, फिर भी वह शिजुन और उजुकी युगाओं के साथ चली गई। उनकी वर्तमान स्थिति ने वास्तव में ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना अनुचित बना दिया है। हालांकि अब उसका हीमोफोबिया काफी हद तक ठीक हो चुका है। सुनाडे की प्रस्थान आकृति को देखकर नारा शिकाकू ने भी आह भरी। सरुतोबी हिरुजेन ने पहले उन्हें एक पत्र दिया था, लेकिन अभी इसे सुनाडे को सौंपने का समय नहीं आया था। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 115 से 115 सचमुच डरता है या दिखावा करता है। होकेज रॉक के नीचे यह एक शांत पहाड़ी रास्ता था। इधर दूर जंगल में छिड़ी लड़ाई की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं, केवल सन्नाटा ही रह गया था, मानो यह दो अलग अलग दुनियाएं हों। आओबा और सकुरा पहले ही पहाड़ी रास्ते पर कदम रख चुके थे। वे होकेज रॉक के ऊपर जाने वाली छोटी सड़क पर चले। इस साहस परीक्षण गतिविधि में 10-10 के समूह शामिल थे, प्रत्येक बार 20-20 लोग, लेकिन प्रत्येक समूह का मार्ग अलग अलग था, इसलिए एक दूसरे से टकराने की स्थिति नहीं थी। आओबा, सकुरा ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि यह जगह एक सामूहिक कब्र हुआ करती थी। सामूहिक कब्र? एओबा ने पलकें झपकाईं, क्या क्लासिक अफवाह है। सकुरा, क्या तुमने गलत सुना? बिना किसी कारण के यहाँ लोगों को कौन दफनाएगा? निश्चित रूप से गलत नहीं है, मैंने सुना है, क्योंकि अक्सर युद्ध होते थे, अस्पताल में बहुत सारे घायल होते थे, हर दिन लोग मरते थे और लाशों को अस्पताल में संग्रहित नहीं किया जा सकता था, इसलिए वे उन्हें गुप्त रूप से यहीं दफनाते थे। और मैंने सुना है कि हर रात, विशेष रूप से रात के गहरे समय में, यहाँ से दर्दनाक रोने की आवाजें आती थीं। अगर यह सच है तो क्या पहाड़ों में दफनाने की तुलना में एक भी अग्नि मुक्ति अधिक सुविधाजनक नहीं होगी? एओबा को हंसने का मन हुआ, लेकिन उसने फिर भी सकुरा को सांत्वना दी, यह कैसे हो सकता है? मैं अक्सर अस्पताल जाता हूं और ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। इसके अलावा इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं है। सभी भूत शुद्ध भूमि में हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने सचमुच रोने की आवाज सुनी है। सकुरा अभी भी थोड़ा चिंतित था। शायद कोई निंजुत्सु का परीक्षण कर रहा था, एओबा ने कहा। क्या ऐसा है? फिर इस बिंदु पर सकुरा वहीं पर जम गई और एओबा अचानक उसके द्वारा खींच लिया गया। क्या गलत है? एओबा ने असमंजस में पूछा। सकुरा पूरी तरह से कांप रही थी, आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थीं, उसका हाथ कांप रहा था और उसने अपने नीचे जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ आओबा, मदद करो, मुझे देखने में मदद करो। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी किसी चीज को लात मारी है। क्या बात है? एओबा ने सकुरा के पैरों की ओर देखा। छाया में यह एक गेंद के आकार की वस्तु जैसा लग रहा था, जिस पर काफी बाल थे। बिल्कुल नहीं। आओबा के दिल में सदमा लग गया। घबराओ मत, मुझे देखने दो। वह थोड़ा सा झुका और पाया कि यह वास्तव में एक सिर था, जो अभी भी खून से लथपथ था, अपनी खुली आंखों से उसे देख रहा था। पछतावे के साथ मरने की अभिव्यक्ति। क्या? यह क्या है? सकुरा की आवाज कांप रही थी। क्या यह उन लाशों में से किसी एक का सिर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, शायद कोई बच्चा पहाड़ों में खेलने आया था और उसने अपनी गेंद यहां गिरा दी। एओबा ने सिर को लात मारकर दूर कर दिया। तुम्हारा सिर बहुत नकली है। किसका सिर यहीं पड़ा है और आंखें अभी भी घूम रही हैं? देखो तुम कितनी डरी हुई हो। उसने सकुरा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी।
हम पहले वापस लौटें तो कैसा रहेगा? हम अभी थोड़ी ही दूरी पर आए हैं, हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सकुरा ने अपना सिर जोर से हिलाया, फिर एओबा की बाह पकड़ ली, उसे कसकर पकड़ लिया, उसके पीछे छिप गई। अगर मैं अकेला होता तो मुझे निश्चित रूप से डर लगता, लेकिन अगर हम साथ हैं तो मैं मजबूत हो सकता हूं। एओबा ने सकुरा को जिद करते देखा, इसलिए उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। तो चलिए थोड़ी गति बढ़ाएं। वे लगभग 10 मिनट तक चले, सब कुछ शांतिपूर्ण था, केवल कुछ अंग प्रस्तावों को छोड़कर जिन्हें उसने पहले ही लात मारकर हटा दिया था। और कुछ नहीं हुआ। एओबा को थोड़ा भ्रम हुआ, क्या कोई साहस परीक्षण कार्यक्रम के धन का गबन कर सकता है? रास्ते में कुछ सहारा के अलावा कोई जाल नहीं था, यह बहुत सरल था। एओबा ने कहा, ऐसा लगता है कि यह पाथ ऑफ द निंजा बिल्कुल ऐसा ही है। उफ, साकुरा, जो पहले भी घबराया हुआ और डरा हुआ था, कुछ समय तक कुछ भी अजीब न मिलने के बाद अब थोड़ा आराम कर गया और एक लंबी आह भरी। शायद मैं खुद को डरा रहा था। हाँ। सकुरा अचानक उछल पड़ी, एओबा ने तुरंत उसे संभाला ताकि उसका टखना मुड़ जाए और वह गिरे नहीं। क्या हुआ? एओबा ने सकुरा के पैरों की ओर देखते हुए पूछा। तब उसे कारण समझ में आया। यह एक विकृत छाया थी, नारा कबीले की छाया जुत्सु जैसी दिखती थी। मुझे अभी अभी अपने पैर को कुछ छूने का एहसास हुआ, साकुरा की आवाज में सिसकने का स्वर भी था। यह एक शाखा थी। एओबा ने लापरवाही से एक शाखा उठाई और उसे दूर फेंक दिया। चलो थोड़ा तेज चलें। मोहम्मद सकुरा ने भी सिर हिलाया। दोनों पैदल चलने से लेकर हल्की जॉगिंग की ओर बढ़े। बहुत पहले वे पहले ही इस निंजा पथ से आधे रास्ते तक दौड़ चुके थे। दोनों घने जंगल से निकलकर आगे एक अधिक खुले क्षेत्र में आ गए। चांदनी के नीचे एक लंबे बालों वाली छोटी लड़की अपना सिर झुकाए, हाथों से अपना चेहरा ढके घुटनों के बल बैठी थी। हल्की हल्की सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों सहज रूप से रुक गए। आओबा, क्या वह व्यक्ति घायल हो गया है और उसके दोस्तों ने उसे पीछे छोड़ दिया है? सकुरा ने चिंता के साथ आओबा को खींचते हुए पूछा। आओबा, क्या यह स्पष्ट जाल नहीं है? क्या सकुरा सचमुच इतनी बिखरी हुई लड़की है? क्या हमें जाकर देखना चाहिए? सकुरा ने सिर हिलाया और लड़की की ओर बढ़ते हुए एओबा का हाथ खींच लिया। उम्म, क्या आप ठीक हैं? जैसे ही वे करीब आए, सकुरा ने धीरे से पूछा। जब मैं पहले दौड़ रहा था तो गिर गया, मेरे चेहरे पर चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, सिसकती हुई आवाज ने उत्तर दिया। जब लड़की बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से खून टपक रहा हो। सकुरा ने गर्मजोशी से कहा, यह ठीक है, हम मेडिकल निंजुत्सु जानते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। वास्तव में? लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया, चांद की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया। चेहरे की कोई विशेषता नहीं, उसके चेहरे पर केवल 5 ब्लैक होल, गाढ़ा काला खून टपक रहा है और खोखली आंखें सकुरा को घूर रही हैं। मदद करो, मेरी मदद करो। उसके सभी जोड़ तारों पर बंधी कठपुतली की तरह घूम रहे थे, अजीब तरह से घूम रहे थे। आओबा, शांत रहे। आह, सकुरा सीधे चिल्लाया। पहले मेरी मदद करो। उनके कानों के पास एक और कर्कश अप्रिय आवाज गूंजी। अचानक 2 हाथ उनके कंधों पर पड़े और दोनों ने सहजता से अपना सिर घुमा लिया। एक बूढ़ी कुबड़ी दादी भयानक काली आंखों के साथ सकुरा को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दादी का चेहरा बिल्ली जैसा था, उसका मुंह उसके कानों तक फटा हुआ था, जिससे काला मसूड़ा दिखाई दे रहा था। आह, चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सकुरा उछलकर कोआला की तरह एओबा से चिपक गई, उसे कसकर गले लगा लिया, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। आओबा केवल अपने शरीर को सहारा दे सका, फिर उसने अपनी मुट्ठियां उठाईं और एक एक मुक्का मारा। टकराना, टकराना। 2 कठपुतलियां बिखर गईं। एओबा ने सकुरा की पीठ थपथपाई, कुछ कहना चाहा, लेकिन सकुरा पहले बोला। आओ, आओबा, मेरे पैर कमजोर हैं, मैं अभी हिल नहीं सकता। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 116 से 116 और कौन? एओबा ने छोटी सकुरा की ओर देखा, जिसका सिर उसकी छाती में दबा हुआ था और अभी भी थोड़ा रो रहा था। वह नहीं जानता था कि वह सचमुच डरी हुई थी या सिर्फ दिखावा कर रही थी, लेकिन इस समय उसे सचमुच डरा हुआ मानना ही बेहतर था। तो क्या मुझे तुम्हें पहाड़ पर ले जाना चाहिए? छोटी सकुरा छोटी थी, उसका शरीर हल्का था और अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह उसके 1 दर्जन को लेकर भी हवा की तरह दौड़ सकता था। हम्मत, मेहम्मत। यह सुनकर नन्ही सकुरा ने बार बार सिर हिलाते हुए एओबा की छाती को छुआ। एओबा ने राजकुमारी की मुद्रा में बदलाव किया और मजाक में कहा, फिर कसकर पकड़ो, मैं तेजी से दौड़ने वाला हूं। ठीक है। छोटी सकुरा ने तुरंत एओबा की गर्दन को कसकर गले लगा लिया।
एओबा सीधे मौके से रवाना हो गए। वह अत्यंत तीव्र गति से पर्वत शिखर की ओर दौड़ा। रास्ते में उन्हें पहले जैसी ही कई डरावनी चालों का सामना करना पड़ा और कभी कभी सिंकहोल और हुक रस्सियों जैसे कुछ जालों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन एओबा ने कठपुतलियों को एक ही वार से निपटा दिया और बिना किसी बाधा के जाल से निकल गया। उन दोनों को होकेज रॉक के शीर्ष पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने आगे एक प्रकाश देखा जो समापन बिंदु होना चाहिए। बिना समय बर्बाद किए एओबा ने छोटी सकुरा को उठाया और पूरी गति से आगे बढ़ गई। आओबा, टेंटेन और अन्य लोग पहले से ही यहाँ कुछ देर से इंतजार कर रहे थे। एओबा और नन्ही साकुरा को बाहर आते देखकर